नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, प्राथमिक चालक बल कृषि बनाम उद्योग। इससे पहले आपने पढ़ा है प्रस्तावना के बारे में, पढ़ा है इंट्रोडक्शन के बारे में, मेन की जो 1947 में जब भारत आपका आज़ाद हुआ था तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी और विभिन्न जो अर्थशास्त्री थे वो अर्थव्यवस्था को भविष्य को लेकर क्या क्या बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम यही पढ़ रहे हैं, प्राइम मूविंग फोर्स, ठीक है, ये प्राथमिक चालक बल कृषि बनाम उद्योग। तो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो सबके जो अर्थशास्त्री थे उनके मन में था कि एग्रीकल्चर को प्राइम फोर्स बनाया जाए या फिर इंडस्ट्री को प्राइम फोर्स बनाया जाए। ठीक है, इसका जो जवाब था वो किसी के पास नहीं था, किसी के पास भी इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि जो इंडिया है उसका वो किस क्षेत्र में बढ़िया करेगा। आपका एग्रीकल्चर को प्राइम फोर्स मूविंग फोर्स बनाना चाहिए या फिर इंडस्ट्री को प्राइम फोर्स बनाना चाहिए। तो ये क्लियरिटी किसी के पास भी नहीं थी, जितने भी अर्थशास्त्री थे सब कंफ्यूज थे। ठीक है, तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि ये प्राइम मूविंग फोर्स होता क्या है, आपका प्राथमिक चालक बल होता क्या है। तो इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी को कौन सा जो सेक्टर है वो आगे ले जाएगा या फिर किस सेक्टर में आपकी इकोनॉमी बेहतर डेवलप होगी। आपने इससे पहले मैंने आप लोगों को सेक्टरों के बारे में पढ़ाया था, इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ सेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो 3 टाइप्स के सेक्टर होते हैं आपके, वो आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक चालक बल का यही मतलब है कि इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर आपकी इकोनॉमी को डेवलप करेगा। ये भारत की स्थिति थी आज़ादी की बात की। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। भारत में क्षेत्र का चयन बहस का प्रासंगिक मुद्दा रहा है कि कौन सा क्षेत्र विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तत्कालिक सरकार ने उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला चालक शक्ति मानकर इसका ही चयन किया। तो जो गवर्नमेंट थी 1947 में तत्कालीन जो सरकार थी उसने उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करने वाली प्रधान चालक शक्ति मानकर कि जो मेन है आपका वो इंडस्ट्री है, यही आपकी जो कंट्री है उसे बेहतर डेवलप कर सकती है, तो शक्ति मानकर इसका ही चयन किया। भारत को उद्योग के बदले उस समय कृषि के विकास को बेहतर संभावना के लिए प्रधान चालक बल के रूप में चयन करना चाहिए था या यह नहीं, यह आज भी विशेषज्ञों के बीच बहस जारी है। 1947 में जब आपका हमारा देश आज़ाद होता है तो भारत के सामने यह प्रमुख समस्या रहती है कि हम कौन से सेक्टर को अपनाया जाए। तो जो तत्कालीन वहाँ पे गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपनाया। और आज भी लोगों के बीच में जो अर्थशास्त्री है उनके बीच ये बहस जारी है कि ये हमारा जो निर्णय था ये सही था कि हमें उस समय जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे अपनाना चाहिए था या फिर उद्योगी रहने देना चाहिए। तो विभिन्न अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि हमें उस वक्त एग्रीकल्चर को अपनाना चाहिए था। क्यों हमें एग्रीकल्चर को अपनाना चाहिए था, इसको रीज़न को हम आगे पढ़ेंगे। और इंडस्ट्री क्यों फेल हो गई, जो इंडस्ट्रियल था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्यों भारत के परिप्रेक्ष्य में विफल हो गया, तो हम इसे आगे देखते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने विकास के लिए प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का दोहन करना पड़ता है। एक निर्धारित समय सीमा में हासिल करने के लिए लक्ष्यों की प्राथमिकता भी तय करनी पड़ती है। संसाधनों दोनों ही प्राकृतिक तथा मानव की उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता ही एकमात्र मुद्दा नहीं है जो एक अर्थव्यवस्था यह तय करके घोषित करे कि उसे प्रधान चालक शक्ति के रूप में कृषि को चुनना है या उद्योग को। तो यहाँ पर जो भी आपके पास संसाधन होते हैं उनसे ही ये तय नहीं होता कि आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर चुनना है या एग्रीकल्चर सेक्टर चुनना है। संसाधन दोनों प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव
अगर इसकी उपलब्धता या फिर इसकी कमी ये नहीं डिसाइड करती कि आपको कौन सा सेक्टर चुनना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक नेतृत्व ने उद्योग को अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति के रूप में चुना। ये पहले ही राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभावी समूह द्वारा 1930 के दशक के मध्य में ही तय किया जा चुका था, जबकि उन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता अनुभव भी 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। देखिए, 1938 में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनाई गई थी, इसी संदर्भ में कि भारत को किस सेक्टर के साथ चलना चाहिए, प्राइम फोर्स किसे बनाना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर यह एक अतार्किक निर्णय था, क्योंकि भारत में उन परिप्रेक्षाओं अथवा जरूरतों का अभाव था जिसके कारण उद्योग को प्रधान चालक शक्ति घोषित किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में उन सभी चीज़ों का अभाव था जो आपकी इंडस्ट्रियल समिति है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसे ना अपनाने के लिए भारत के पास बहुत चीज़ों का अभाव था। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम कि किन कारणों से जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो फेल हो गया। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनका पास भारत के पास अभाव था, लेकिन फिर भी भारत ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपनाने का रुख किया। तो पहला आपका यही है, आधारभूत संरचना। ठीक है, जैसे बिजली, परिवहन तथा संचार की अनुभूति। दूसरा पॉइंट है आपका आधारभूत उद्योग, लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, तेलोशोधन तथा बिजली की नगण्य उपस्थिति। आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, ठीक है, तो उसे चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों का आपके पास स्टॉक होना चाहिए या उपलब्धता होनी चाहिए, भारत के पास उन चीज़ों में बहुत ही कमी थी। ठीक है, तो यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं, निवेश योग्य पूंजी की कमी, चाहे वह सरकार हो या निजी क्षेत्र हो। ठीक है, अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर चुनेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री भी लगाएंगे, तो उसके पास उसे चलाएंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए सरकार के पास पूंजी होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए, या फिर जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, या वो भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो भारत के पास उस वक्त पूंजी की भी कमी थी। चौथा पॉइंट है आपका उद्योग की प्रक्रिया। उद्योग की प्रक्रिया को चलाने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी का अनुपस्थिति तथा शोध विकास का सर्वथा अभाव। ठीक है, कुशल मानव संसाधन की कमी, मानव संसाधन की कमी थी आपके पास, संसाधन पूरे नहीं थे, लोगों में उद्यमशीलता का अभाव था। ठीक है, तो इसमें क्या था, लोगों को बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लोगों को नहीं पता था बिजनेस कैसे चलता है या बिजनेस कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में लोगों में ज्ञान की कमी थी। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की अनुपस्थिति, अन्य सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक जो कि अर्थव्यवस्था के सुचारू औद्योगिकरण में बाधक तत्व बने। तो यहाँ पे ये मेनली 7 या 8 पॉइंट है आपके। तो ये वो कारण है जो इंडस्ट्रियल आपका जो सेक्टर था वो फेल हो गया, ये एक्सप्लेन करते हैं। भारत ने इन कमियों, इन संसाधनों या इन जो आपके तर्क पड़े हैं, इनकी कमियों के बावजूद भी इन सेक्टर को अपनाया था। ठीक है, वास्तव में भारत के लिए अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति के रूप में ही कृषि ही सबसे स्वाभाविक विकल्प होता। तो ये यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है आपका, वो ही आपका प्राइम फोर्स बनना चाहिए था। क्यों बनना चाहिए था, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं और समझते हैं। भारत के पास उर्वर भूमि के रूप में प्राकृतिक संसाधन मौजूद था जो कि कृषि के लिए उपयुक्त था। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में,
तो भारत के पास जो कृषि थी, आपके पास जो ज़मीन थी वो बहुत अधिक मात्रा में थी। आपका जो कृषि में जो जनसंख्या का बहुत ज़्यादा प्रतिशत शामिल था, यानी कि जो कृषि पर डिपेंडेंट थे बहुत ज़्यादा लोग थे। वो जितने भी लोग थे, भारत का अधिकतर जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती थी। तो इस और भारत के पास जो भूमि थी वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, क्योंकि जब ब्रिटिशर आते हैं इंडिया में तो उन्होंने भारत से बहुत ज़्यादा जबरन खेती करवाई, तो भारत को एक सप्लायर बना के रख दिया। और जब भारत आज़ाद हुआ तो ये विभिन्न समस्याएं भारत के सामने खड़ी हो गई। तो भारत के पास उस वक्त उर्वर भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी। भारत की जो जनसंख्या का वो अधिकतर जो वो है लोग हैं वो कृषि का कार्य करते थे। भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में थे। तो पहला तो कारण यही है आपका कि भारत को प्राइम फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर को बनाना चाहिए था। दूसरा कारण देखते हैं, मानव पूंजी के लिए किसी उच्च कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर लगाएंगे तो इसमें जो है आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, लेकिन जो आपका ये है एग्रीकल्चर सेक्टर था, अगर इसे प्राइम फोर्स बनाया जाता 1947 में तो इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या का जो अधिकतर जो लोग थे वो कृषि का कार्य पहले ही करते थे। ऊपर से कृषि कार्य करने के लिए उस उच्च कौशल की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस लेवल का कौशल नहीं चाहिए होता है, ठीक है, जो कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम आगे देखते हैं, मात्र अपने भूमि स्वामित्व, सिंचाई तथा कृषि के अन्य इनपुट के पुनर्गठन से भारत अपने विकास की बेहतर संभावना तलाश सकता था। भारत के पास उस वक्त ज़मीन बहुत ज़्यादा थी और वो फार्मिंग में भी थी, यानी कि वहाँ पे कार्य चल रहा था, इसलिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कम ही होता। जबकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है आपका, उसमें आपको नए नए उद्योग लगाने पड़ते, लोगों को आपको स्किल सिखानी पड़ती, जो लोग थे उन्हें बताना पड़ता जो आपका बिजनेस है वो कैसे चलता है और कैसे कैसे इसमें कार्य किया जाता है, तो उसमें भी ट्रेंड करना पड़ता। जबकि अगर आप एग्रीकल्चर को प्राइम फोर्स बनाते तो ये इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लोग जो पहले से ही खेती में इन्वॉल्व थे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और साथ ही उसमें जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो इतना नहीं होता। आगे देखते हैं, एक बार यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि देश में अन्न, आवास, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा आदि के संकट नहीं है, विकास का एक लक्ष्य तो हासिल किया ही जा सकता था, आम लोगों को कल्याण का लक्ष्य। एक बार लोगों द्वारा एक स्तर की क्रय शक्ति अर्जित कर लेने के बाद भारत उद्योगों के विस्तार में लग जा सकता था। भारत उतनी अतिरिक्त आय सृजित करने में सक्षम था जितने कि उभर रहे उद्योगों की बाजारू सफलता के लिए जरूरी था। चीन ने 1949 में यही किया। अपने संसाधनों का सम्यक मूल्यांकन करके उसने कृषि को अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति घोषित किया। चीन ने 1949 में एग्रीकल्चर को प्राइम फोर्स बनाया था, प्रधान चालक शक्ति घोषित किया था कृषि को, ठीक है, जिससे उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही अधिक डेवलप हुई। कृषि से जो अतिरिक्त आमदनी हुई उसका औद्योगिकरण की पूर्व आवश्यकताओं के विकास के लिए निवेश किया गया, जबकि 1970 के दशक में भारत इसके लिए तैयार हुआ। औद्योगिक चीन का उदय इतना प्रभावकारी था कि उसकी धमक तथाकथित उन्नत विकसित तथा औद्योगिक देशों में भी अनुभव की गई। चीन का उद्योग संबंधी प्रयास चीन को एक विशाल औद्योगिक देश के रूप में बदलने में फलीभूत हुआ। तो जो हमें करना चाहिए था 1949 में चीन ने 1949 में किया। उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइम फोर्स बनाया और जो उससे अधिक आय अर्न हो रही थी
उसका औद्योगिकरण कर दिया गया। और यही कारण था कि 1970 के औद्योगिकरण में मतलब चीन काफ़ी आगे चला गया। चीन का जो औद्योगिक संबंधी प्रयास था वो चीन को एक विशाल औद्योगिक देश के रूप में बदलने में फलीभूत हुआ। आगे पढ़ते हैं हम। प्रश्न उठता है कि स्वतंत्र भारत का नेतृत्व क्या वास्तविकताओं का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं था, जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया और यह निष्कर्ष सामने आया कि कृषि को उद्योग के ऊपर प्रधानता मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आज भी हम ये क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, कि वो लोग जिन्होंने इसे प्राइम फोर्स बनाया आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वो वास्तविकताओं से का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं थे। वो उतनी बारीकी से उन चीज़ों को विश्लेषण नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए था। जबकि जो हालात 1947 में देश के थे उस हिसाब से कृषि को उद्योग के ऊपर प्रधानता आपकी मिलनी चाहिए थी। जो आपको प्राइम फोर्स है वो एग्रीकल्चर को बनना चाहिए था, ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को। क्या यह संभव है कि पंडित नेहरू भारत की ज़मीनी वास्तविकताओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण करने में चूक गए, जो कि अपने समय में एशिया के स्वप्नदर्शी नेताओं में बहुत ऊंचे कद के थे। उस समय माओ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभर कर नहीं आए थे। यह कैसे संभव हुआ कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि को प्राथमिकता का क्षेत्र घोषित करने में विफल रहा है, जबकि उसने आज़ादी की लड़ाई गांव, कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्रमुखता देने वाले गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर लड़ी थी। भले ही गांधी जी सत्ता से दूर रहे, लेकिन कितने ही उद्भट गांधीवादी सरकार में शामिल थे। और इसमें भी संदेह नहीं कि सरकार के अंदर जो मुख्य प्रेरणा सरकारी निर्णय को संचालित करती थी वह और कुछ नहीं बल्कि गांधीवादी समाजवाद था। उस समय अनेक ऐसे निर्णय थे जिन पर उस काल की मुख्य राजनीतिक शक्तियों का प्रभाव था। फिर भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय तत्कालिक राजनीतिक अर्थात नेहरू जी के स्वप्नदर्शी रुझानों के प्रभाव में लिए गए। यही कारण था कि स्वतंत्र भारत के आर्थिक चिंतन को आज भी नेहरूवादी अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है और स्वीकार किया जाता है। यदि हम भारतीय आर्थिक इतिहास के प्रमुख साहित्य पर नज़र दौड़ाएं तो उस समय के आलोचकों तथा समकालीन विशेषताओं के विचारों पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों भारत ने उद्योग को अर्थव्यवस्था की प्रमुख चालक शक्ति के रूप में अपनाया, जबकि कृषि ही उसके लिए सबसे सहज और सार्थक विकल्प था। यह हमारे लिए प्रीतिकर प्रसंग नहीं है कि आज भी विशेषज्ञों के बीच यह विषय बहस का मुद्दा रहा है। तो हम निम्न प्रकार से और इसे क्लियरिटी से समझ सकते हैं क्यों भारत ने एग्रीकल्चर के बजाय इंडस्ट्री सेक्टर को अपनाया था प्राइम फोर्स में। पहला है आपका उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर कृषि ही अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक बल के रूप में स्वाभाविक विकल्प था। ये मैंने आपको पहले भी बताया। जो वर्तमान स्थिति थी भारत की उस वक्त जब भारत ने ये कदम उठाया, तो जो उपलब्ध संसाधन थे आपके पास वो यही कहते थे कि आपको एग्रीकल्चर को प्राइम फोर्स बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास उपजाऊ ज़मीनें थे। अधिक से अधिक लोग, ज़्यादातर लोग जो थे वो कृषि में इन्वॉल्व थे, ठीक है। और आपके पास बहुत कुछ था। कृषि योग्य भूमि, देखिए यहाँ पे कहा भी गया है, आपके पास कृषि योग्य भूमि थी तथा मानव शक्ति थी। लेकिन चूंकि भारतीय कृषि में पारंपरिक औजारों तथा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए इसके आधुनिकीकरण तथा भविष्य में यांत्रिकीकरण की प्रक्रिया स्वदेशी औद्योगिक आधार के अभाव में बाधित हो जाती। यदि हम इसके लिए आयात का सहारा लेते तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी भंडार की जरूरत थी, साथ ही विदेशों पर निर्भरता भी बन जाती। उद्योग को प्रधान चालक शक्ति के रूप में चुनाव करके वास्तव में हम अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण तो कर ही रहे थे, पारंपरिक कृषि का आधुनिकीकरण भी कर रहे थे।
तो हम उद्योग जब हमने अपनाया तो हम उसे अपनाने के कारण हम अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण तो कर रहे थे, यानी कि अर्थव्यवस्था को एक नया रूप तो दे ही रहे थे, लेकिन कृषि का भी आधुनिकीकरण कर रहे थे। नई नई मशीनें आती, आपकी नई नई तकनीकें आपकी इस्तेमाल होती, और भी बहुत कुछ नए तरीके से खेतियां करने के तरीके मिलते। दूसरा आपका, पूरी दुनिया में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित प्रबल विचारधारा औद्योगिकरण के पक्ष में थी। तीव्रतर वृद्धि तथा अंततः तीव्रतर विकास के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सदस्य देशों को हर औद्योगिकरण के लिए हर दृष्टिकोण से समर्थन दे रही थी। यही स्थिति विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी थी। इस समर्थन में सहयोग के आधार पर न सिर्फ औद्योगिकरण तेज होना था, बल्कि भविष्य में औद्योगिक निर्यातक बनने की आशा भी बंधती थी। ऐसा सहयोग सदस्य देशों को उस स्थिति में नहीं मिल सकता था जब वे कृषि को प्रधान चालक शक्ति मानकर चलते। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इस यहाँ पे एक और कारण दिया गया कि अगर हम ने ये अपनाया तो हमने इस कारण से बनवाया कि भविष्य में हमें औद्योगिक निर्यातक बन सकते थे। तो इस आशा में भी हमने जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसे प्राइम फोर्स बनाया है। ऐसा सहयोग देशों को उस स्थिति में नहीं मिल सकता था जब वो कृषि को प्रधान चालक शक्ति मानकर चलते। तो ऐसा जो सहयोग था वो जो आपके सदस्य देश हैं वो उस स्थिति में नहीं मिल सकता कि अगर हम एग्रीकल्चर को प्राइम फोर्स बनाते। अगर हम एग्रीकल्चर को प्राइम फोर्स बना देते तो वहाँ पे हमें उन नई नई चीज़ों का नहीं पता चलता, और जबकि जो दुनिया है वो इन चीज़ों के बारे में जान जाती थी आपकी। वास्तव में कृषि को आगे लेकर चलना कहीं ना कहीं पिछड़ेपन की निशानी भी था। भारत का राजनीतिक नेतृत्व देश को आगे ले जाने में को संकल्पित था, पीछे नहीं। यह तो 1990 के दशक में जरूर संभव हुआ कि दुनिया और विश्व बैंक मुद्रा कोष का कृषि क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण बदला और इस पर बल देना पिछड़ेपन की निशानी नहीं रह गया। तीसरा कारण देखते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध ने सामरिक शक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। सामरिक शक्ति के लिए एक देश को मात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही नहीं बल्कि औद्योगिक आधार भी चाहिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ आपका, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आपको सामरिक शक्ति यानी आपके पास हर तरह की शक्ति होनी चाहिए। आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही विकास नहीं किया जा सकता, आपको औद्योगिक आधार भी चाहिए होता है। भारत को भी एक शक्तिशाली सामरिक आधार विकसित करना था। प्रतिरोधक बल के रूप में उद्योग क्षेत्र को प्रधान चालक बल बनाकर एक साथ अनेक चुनौतियों का समाधान ढूंढने की कोशिश की गई। पहला, उद्योग से तीव्र वृद्धि संभव होगी। दूसरा, कृषि का आधुनिकीकरण संभव होगा तथा तीसरा, देश अपनी प्रतिरक्षा शक्ति का विकास कर सकेगा। ठीक है, तो ये कारण थे आपके जो भारत ने इंडस्ट्री को प्राइम फोर्स बनाया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। चूंकि अर्थव्यवस्था में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तैयारी की भी प्रधानता मिली थी, इसकी उपलब्धियां आधुनिक विश्व के अनुरूप होती, यह भारत में बहुत हद तक संभव हुआ। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं हम आपका। स्वतंत्रता पूर्व भी राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ सामाजिक विज्ञानियों के बीच इस बात पर एक राय थी कि भारत में सामाजिक परिवर्तन को गति मिलनी चाहिए, क्योंकि देश आधुनिकता के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। इसके लिए परंपरागत एवं पुरानी जीवन शैली को त्यागना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्ति कृषि एक अनिवार्यता थी। यह सोच भी पूर्ण औद्योगिकरण की ओर देश को ले जाने का कारण बनी थी। पांचवा पॉइंट देखते हैं हम आपका। भारत को स्वतंत्रता मिलने तक औद्योगिकरण की ताकत का अनुभव दुनिया का हो चुका था और इसकी सक्षमता अथवा सामर्थ्य में कोई संदेह नहीं रहा था।
तो आपने ऊपर जितने भी कारण मिले हैं, तो इससे ये पता क्लियरिटी होती है कि भारत ने एग्रीकल्चर को प्राइम फोर्स ना बनाकर इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्राइम फोर्स क्यों बनाया है। ठीक है, प्राइम मूविंग फोर्स क्यों बनाया है। यहाँ पे पढ़ते हैं हम, उपयुक्त कारणों से भारत स्वतंत्रता पश्चात तीव्र औद्योगिकरण की ओर उन्मुख हुआ और यही अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति प्राइम मूविंग फोर्स बन गया। शायद संसाधन संबंधी एवं भारत की स्वभावगत वास्तविकताएं औद्योगिकृत एवं विकसित भारत की आशाओं आकांक्षाओं में खो गई। फिर भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें पूर्णतः विफल रही। इस विषय पर विशेषज्ञ एकमत नहीं है। 20वीं सदी के अंतिम दशक में कृषि को लेकर आर्थिक विचारों की दुनिया में बड़े परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। कृषि किसी अर्थव्यवस्था के लिए पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं रह गया। अगर इसे वृद्धि एवं विकास का इंजन बनाने के प्रयास हुए तो चीन ने सिद्ध कर दिखाया कि किस प्रकार कृषि को अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति बनाकर आंतरिक एवं बाह्य रूप से शक्ति संपन्न होकर एक बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। तो ठीक है, तो बाकी आपका इसमें इतना ही है। यहाँ पे योजना आयोग के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे योजना आयोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि योजना आयोग ने संभव बनाया था, जबकि 10वीं नीचे से पढ़ते हैं, सॉरी, भारतीय आर्थिक चिंतन में एक बड़ा परिवर्तन आया, जबकि वर्ष 2002 में भारत सरकार ने घोषणा की कि अब से कृषि ही उद्योग के स्थान पर अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति होगी। तो 2002 में सरकार ने ये तय किया कि आपका जो पहले ये था इंडस्ट्री था, ये नहीं होगा, अब आपका प्राइम मूविंग फोर्स, अब आपका कृषि ही उद्योग के स्थान पर, इंडस्ट्री के स्थान पर प्राइम मूविंग फोर्स होगा। यह ऐतिहासिक महत्व का बदलाव था जिसे उच्च स्तरीय आर्थिक चिंतन केंद्र इकोनॉमिक थिंक टैंक योजना आयोग ने संभव बनाया था। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दूं, योजना आयोग, ठीक है, आपने पढ़ा होगा योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग चलता है, जबकि 10वीं योजना की शुरुआत योजना आयोग के अनुसार इन नीतिगत परिवर्तनों से अर्थव्यवस्था में 3 बड़ी चुनौतियों से निपटने में समर्थ रही थी। जो आपकी 10वीं योजना शुरुआत की गई थी, उसके जो योजना आयोग ने उसके बारे में कहा था कि जो ये नीतिगत परिवर्तन हुए हैं ये अर्थव्यवस्था की 3 बड़ी चुनौतियों से में समर्थ होंगे। तो इन चुनौतियों को पढ़ते हैं हम, कौन कौन सी है। पहली आपकी अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा हासिल करने में समर्थ होगी। जो आपका इकोनॉमी है वो आपका एग्रीकल्चर जो वो है, कृषि जो उत्पादन है उसे बढ़ा देगी और जो खाद्य सुरक्षा है उसे हासिल करने में समर्थक होगी। इसके अतिरिक्त कृषि अधिशेष जो आपका एग्रीकल्चर सरप्लस है, एग्रीकल्चर से जितना भी आपका प्रॉफिट होता है, से भूमंडलीकृत होती विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार समझौते का लाभ उठाकर निर्यात की गई संभावनाएं बनाई जा सकेगी। आपका जो जितना भी एग्रीकल्चर सरप्लस यानी जो एग्रीकल्चर से प्रॉफिट होगा उसे और देशों के साथ बांटकर विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार समझौते का लाभ उठाकर निर्यात की संभावनाएं बनाई जा सकती है। एग्रीकल्चर में जितना भी ज़्यादा वो भी प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चर जो आपका क्षेत्र है, सेक्टर है, उससे आपको फिर निर्यात भी कर सकते हैं चीज़ों को और कंट्रियों के साथ। दूसरा है आपका गरीबी उन्मूलन की समस्या बहुत हद तक हल की जा सकेगी। आपकी जो गरीबी उन्मूलन है उसकी समस्या बहुत हद तक हल की जा सकेगी, क्योंकि कृषि की प्रधानता से यह उच्चतर आय सृजन वाला व्यवसाय बन जाएगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अधिक लाभकारी रोजगार होने से वृद्धि होगी। तीसरा है बाजार की दृष्टि से विफल उदाहरण के रूप में देखे जाने वाले भारत की स्थिति में भी सुधार हो सकेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी
जिन्हें लगता था, जो योजना आयोग था, उन्हें लगता था इन नीतिगत परिवर्तनों से ये तीनों दूर हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में, और कुछ है ये पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी व्यूअर्स। थैंक यू।